डिफर्ड पेमेंट, इसको चेयर हटा दीजिए, चेयर मुझे दे दीजिए। डिफर्ड पेमेंट जैसे अक्सर तुम लोग करते हो, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर होता है ना, चाय की दुकान पे उधारी चलती है, किराने वाली दुकान पे उधारी चलती है। जो लोग बाहर रह रहे होंगे हॉस्टल में उनको पता होगा, घर वालों को नहीं पता होगा, तो बोलते नहीं अरे भैया लिख लो यार बाद में दे देंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो ये वाला कैसे पॉसिबल है? मनी से ही पॉसिबल है ना। तो डिफर्ड पेमेंट मतलब पेमेंट तुम लेटर डेट पे करोगे, वो भी मनी सिस्टम से ही पॉसिबल। अक्सर करते हैं जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, अब महीने में एक बार पैसा आता है, खत्म होने लगता है महीने के एंड तक, तो क्या करेंगे बेचारे। तो सोचो मनी सिस्टम ना होता तो डिफर्ड पेमेंट कैसे करते। घर वाले ढेर सारा गेहूं दे देते, बेटा ले जाओ महीने में खर्च करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे फंक्शंस हैं। अब इस पे आ जाओ, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मनी, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, देखो कमोडिटी मनी जनरली बार्टर सिस्टम जैसा ही है कि किसी एक कमोडिटी को आप मनी के फॉर्म में यूज करिए, मतलब उसका कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी खुद की कुछ वैल्यू होगी। जैसे अभी 500 रुपये को आरबीआई डिक्लाइन कर दे, जैसे मोदी जी आए थे बोले कि अब डिमोनेटाइजेशन होगा, उसकी कोई वैल्यू रह गई? वो बस एक पेपर रह गया ना। तो अब इसमें अगर कमोडिटी मनी होता तो उसकी खुद की कुछ वैल्यू होती। जैसे मान लो हम बोले कि इस पेन को हम लोग एज अ मनी यूज करेंगे, तो इस पेन की तो खुद की वैल्यू होगी ना। मान लो इसको हम 100 रुपये में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर इसका खुद का कुछ वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 5 ही रुपये पकड़ लो, लेकिन है ना। तो कमोडिटी मनी में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू खुद की कुछ होती है, क्योंकि किसी कमोडिटी को ऐसे मनी यूज करते हैं हम लोग। तो ये चीज लिख लो कि इट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये भी वही पेरिशेबल होगा। कमोडिटी है कोई तो पेरिशेबल होगा ही ना, बल्कि भी होगा, इधर उधर लेके जा नहीं सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम जो बार्टर वाला था वो यहाँ पे भी है। ठीक है, और फिर इसमें वैल्यू भी फिक्स नहीं रहती है। जैसे मान लो तुमने गोल्ड नजेट को बना दिया, अब स्मगलर्स के लिए तो गोल्ड आसानी से मिल जाएगा, तो पता चला वो तो रातों रात और अमीर हो गए, है ना। सेकंड आओ, सेकंड है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी ये वाला मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी मतलब किसी मेटल को एज ए मनी यूज करते थे, उसको मेटेलिक मनी बोलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तुम लोगों ने, वहां पे कई सारे ट्रेडर्स और किंग होते थे, वो अपना खुद का कॉइन निकालते थे मेटल यूज करके। जैसे इंडिया का पहला गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? हाँ, गुप्ता ने किया था ना। फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंडिया में गुप्ता ने इशू किया था, पढ़ा होगा तुम लोगों ने हिस्ट्री में। हिस्ट्री में नहीं पढ़े हो? और फर्स्ट सिल्वर कॉइन किसने इशू किया था?
सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, सिल्वर कॉइन। लिख लो, ऐसे हिस्ट्री की भी तो क्वेश्चन है यार, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे? पढ़ाया होगा सर ने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेटलिक में क्या होगा? अच्छा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी कि नहीं? इंट्रिंसिक वैल्यू होगी इसकी मेटलिक मनी की। गोल्ड है, सिल्वर है, उसका खुद का तो कुछ वैल्यू होगा ना, तो इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लिख लो, दे हैव सम इंट्रिंसिक वैल्यू। और क्या इसका फायदा है? ये नॉन पेरिशेबल है, गोल्ड तो है नहीं कि रखे रखे खराब हो जाएगा। ठीक है, नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल मतलब नहीं जानते हो? तो बोलो ना कि सर नहीं जानते हैं, बताइए, हमें क्या पता कि नहीं जानते हो। अब एक तो इतना पीछे जाके बैठे हो, कहाँ से सुनाई देगा? नॉन पेरिशेबल मतलब वो खराब नहीं होगा, जैसे दूध है, दूध को पेरिशेबल बोलते हैं क्योंकि वो खराब हो जाएगा एक दो दिन में। गोल्ड है, वो जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी क्या, वो खराब ही नहीं होगा, रखे रहो। ठीक है, अब देखो, मेटेलिक मनी में भी दो टाइप के होते हैं। मेटेलिक मनी में फुल बॉडीड कॉइन होता है, लिख लो, फुल बॉडीड कॉइन, और सेकेंड है टोकन कॉइन। इसी मेटेलिक मनी में फर्दर क्लासिफाई करो, फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन। टोकन टोकन, पहला फुल बॉडीड कॉइन लिखो और दूसरा टोकन कॉइन। अब देखो, फुल बॉडीड कॉइन में क्या होगा? जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा उसके फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब गोल्ड की खुद की कोई वैल्यू होगी और उसमें लिखा होगा कॉइन में कि ये इतने रुपए का कॉइन है, तो जो गोल्ड की वैल्यू है वो उससे ज्यादा होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो उसके फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये गोल्ड कॉइन लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, गोल्ड का कॉइन है, उसमें 10 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन गोल्ड की खुद की प्राइस जो है वो 12 रुपए की होगी, इस वाले कॉइन की, उसको फुल बॉडीड कॉइन बोलते हैं। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। देखो, यहाँ मान लो 10 रुपए का लिखा हुआ है, कॉइन है, 10 रुपए लिखा है, फेस वैल्यू हो गया ना ये, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो 11 रुपए की होगी। अगर तुम उसको गोल्ड के फॉर्म में बेचने जाओ मार्केट में तो तुम्हें 11 रुपए मिल जाए। तो ऐसे कॉइन्स को बोला जाता है फुल बॉडीड कॉइन। ठीक है, लिख लो इसको। फिर फुल बॉडीड कॉइन के बाद दूसरा क्या था? टोकन कॉइन। टोकन करेंसी या टोकन कॉइन, इसमें क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी और फेस वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे आजकल कॉइन्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम आजकल वाले कॉइन्स देखोगे तो तुम्हें उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले तुमने देखा होगा कि 5 रुपए का जो कॉइन आता था, 10 रुपए का, 2 रुपए का जो कॉइन आता था, वो पूरा स्टेनलेस स्टील का रहता था। अब तुम 2 रुपए का कॉइन है, वो बांग्लादेश में ज्यादा था, उसको मेल्ट करके वो लोग वो बना देते थे, ब्लेड बना देते थे, और 5 ब्लेड बना के 5 रुपए में बेचते थे। मतलब 2 रुपया लेके गए और 5 रुपया कमा रहे हैं। इसीलिए अब तुम देखे होगे बीच में कॉपर भी रहता है, पूरी तरह से स्टील वाला सिक्का आना बंद हो गया है। देखा है ना? आज वाली करेंसी देखो, 10 वाली, 5 वाली,
और पहले यूँ भारी भारी सिल्वर के कॉइन आते थे। पुराने कॉइन किसी के पास होंगे घर पे, दादा दादी नाना नानी के पास, तो जाके देखना 1 रुपये के कॉइन का तुम, ठीक है, सिल्वर देखोगे तो उस लोग अंगूठी बना लेने जाके उसकी। तो ये प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से अब जो है वो टोकन कॉइन पे फोकस हो रहा है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कम रहे और फेस वैल्यू ज्यादा रहे। ठीक है, लिख लिया इसको, डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट आओ, अगला तुम्हारा है पेपर मनी। पेपर मनी, इसको फिड्यूसरी मनी भी बोला जाता है, FIDUCIARY, फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी, FIDUCIARY, पेपर मनी बोलते हैं। इसी को लीगल टेंडर भी बोला जाता है, जो भी तुम बोल रहे थे, कोई बोला था। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर मनी जो है वो लीगल टेंडर ही। अब देखो पेपर मनी क्यों आया। अब तुम गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन ये सब लेके जाओगे तो चोरी होने का भी तो डर है। पता चला तुम गोल्ड कॉइन लेके गए हो, सिल्वर कॉइन लेके गए हो, रास्ते में किसी ने मार के छीन लिया, ठीक है, रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गया। भाई पैसा वैसे नहीं बिकेगा, तो ले जाके मेल्ट करके वो गोल्ड बेच देगा, सिल्वर बेच देगा, है कि नहीं। उसको यूज करना तो आसान है। तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया, जो तुम्हारे पास नोट है अभी। ठीक है, उसको तुम मान लो अगर चोर चोरी भी कर लेगा, अब 1 करोड़ रुपए चुरा के ले गया तो उसको खर्च करना आसान बात थोड़ी। इसीलिए जो नए चोर होते हैं वो जल्दी पकड़ जाते हैं। देखो चोरी वोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है ना, सिर्फ चोरी करना नहीं होता है, चोरी करने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे। तुम लोगों ने वो पढ़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह कुछ पढ़ा है किसी ने भी? इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा है? वहां पे एक टॉपिक है ना, GS3 में, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग, किसी ने पढ़ा है कुछ या जानते हो? ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है मेंस। पढ़े हो? क्या कैसे होता है? अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कोई एक लाइन में पूछे तो क्या बताओ? क्या? हवाला? हवाला एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे तरीके हैं। हवाला एक मीन्स है सिर्फ। हाँ, पैसों का ट्रांजैक्शन इलीगल तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में वॉश करना, या लेजिटिमेट मनी को इलेजिटिमेट मनी को, इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करना। जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया है उसको ये दिखाइए कि हमने सही तरीके से कमाया है। कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेजिटिमेट मनी इनटू लेजिटिमेट मनी, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले होगा तुम्हारा प्लेसमेंट।
फिर दूसरा है लेयरिंग, फिर तीसरा है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? पहले जो ब्लैक मनी तुमने अर्न किया है किसी भी तरीके से, उसको तुम मार्केट में प्लेस करोगे। पहले मार्केट में लेके आओगे ना, यहीं पे नए चोर जो है वो पकड़ जाते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि मार्केट में प्लेस कैसे करना है। प्लेसमेंट करने के बाद अगर तुमने प्लेस कर दिया तो पकड़े जाने का भी तो डर है। तो वो लोग लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग मतलब इतना ट्रांजैक्शन करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि पैसा आया कहां से। उसको लेयरिंग बोलते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू हाइड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी। खूब ट्रांजैक्शन करते रहते हैं वो लोग। मतलब कुछ नहीं होगा तो एक दिन में कहो 10 जगह से पैसा निकाल के 10 जगह जमा कर दो। उनका और काम ही क्या रहता है। हवाला यहीं पे यूज होता है। किसी ने बोला ना कि हवाला, तो हवाला यहीं लेयरिंग में हवाला यूज होता है। ठीक है। या पेंटिंग खरीद लेंगे, गोल्ड कॉइन खरीद लेंगे, फिर ले जाके बेच देंगे। सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स और गोल्ड के थ्रू होती है। 95% जो यहाँ पे ज्वेलर्स होते हैं वो ब्लैक मनी के कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं इंडिया में। तो वो इतना ट्रांजैक्शन करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी क्या है। ठीक है। अच्छा, आप तो कर दिए, फिर लास्ट में उनको चाहिए भी तो वापस, नहीं तो फिर फायदा क्या। तो लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पे वो कंट्रीज हेल्पफुल होती हैं जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो वो लोग ले जाके वहीं पे इन्वेस्ट करके पैसा अपने नाम पे करवा लेते हैं। ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं होता है। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड वेरी हार्ड वर्क एंड वेरी इंटेलिजेंट माइंड। बट ऐसा तुम लोग को नहीं करना है। ठीक है। सिखाएंगे हम सब कुछ, ठीक है, लेकिन उसके तरीके भी बताएंगे कैसे इससे रोकना है, और पकड़े जाओगे तो पुलिस कैसे कूटेगी। ठीक है, वो भी बताएंगे। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है। FATF नाम सुना होगा तुम लोगों ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंटरपोल, मतलब ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुटाई करते हैं। चलो आ जाओ पेपर मनी पे आ जाओ। पेपर मनी में क्या, इसको फिड्यूशरी मनी भी बोलते हैं। और पेपर मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। मैंने बताया ना अभी, 500 रुपये वाले पेपर मनी की क्या वैल्यू है। अगर आगे कोई बोल दे कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, RBI नहीं लेगी, खत्म उसकी वैल्यू। 1 रुपये में नहीं बिकेगा वो फिर। तो इसमें लिख लो, पेपर मनी डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं पेपर मनी में, एक लीगल टेंडर होता है, एक नॉन लीगल टेंडर होता है। पेपर मनी दो टाइप का होता है, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है, जिसने बताया था अभी किसी ने, क्या होता है बेटा लीगल टेंडर का मतलब? क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाए वो लीगल टेंडर होता है। और कोई जानता है लीगल टेंडर का मतलब? हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, उसका मतलब ये होता है। अगर गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बोला कि ये लीगल टेंडर है, ठीक है, तो उसको एज ए पेमेंट तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, लिख लो जिसको नहीं पता हो।
ठीक है, एज ए मोड ऑफ पेमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकते हो अगर वो लीगल टेंडर है। गवर्नमेंट बैक तो डिमांड ड्राफ्ट और चेक को भी करती है, तो वो लीगल टेंडर थोड़ी है। नॉन लीगल टेंडर लिख लो और लीगल टेंडर लिख लो। नॉन लीगल टेंडर में क्या आता है? डिमांड ड्राफ्ट आता है, चेक आता है, ये सब नॉन लीगल टेंडर है। मतलब एक्सेप्टेंस इज ऑप्शनल। अगर कोई चाहे तो चेक एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो ना करे, कोई फोर्स नहीं कर सकते हो। तो नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टेंस इज ऑप्शनल। और लीगल टेंडर में तुम्हारा ये आता है कॉइन और पेपर करेंसी। हाँ, नॉन लीगल में डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ठीक है, ये सब नॉन लीगल टेंडर में। इनका एक्सेप्टेंस ऑप्शनल है ना। जैसे कुछ लोग चेक के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, बोलते हैं हमें कैश दो, तो तुम उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन कोई इंडिया में ये नहीं मना कर सकता कि हम 100 रुपये का नोट नहीं लेंगे, मुझे 500 का ला के दो। ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जेल हो सकती है। क्लियर हो गया लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर में डिफरेंस? हाँ, तो पेपर मनी जो है वो दोनों टाइप का हो सकता है, लीगल टेंडर भी, नॉन लीगल टेंडर भी। क्लियर? नेक्स्ट आओ बैंक मनी। बैंक मनी, देखो बैंक मनी क्या होता है? जो पैसा बैंक के पास होता है वो फिएट मनी से कवर्ड होता है। जैसे तुम करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलते हो ना, पैसा रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद तुम फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो, उसमें भी पैसा रहता है। तो उसके बिहाफ पे जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें देती है बैंक, जैसे एफडी करवाओगे तो एक सर्टिफिकेट टाइप का देते हैं ना। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो पासबुक मिलता है, उसमें तुम्हारा डिटेल रहता है। उसके बेसिस पे बैंक तुमको चेकबुक इशू करता है ना। तो फिएट मनी से बैक्ड होता है बैंक मनी, कुछ खास इसमें नहीं है। बस इतना ये जान लो कि बैंक मनी क्या होता है। बैंक मनी इज बैक्ड बाय द फिएट मनी। फिएट मनी मतलब लीगल टेंडर मनी। बैंक मनी इज बैक्ड बाय द फिएट मनी, FIAT। फिएट का मतलब जानते हो क्या होता है? लीगल कमांड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको फिएट बोला जाता है। The bank money is backed by the fiat money in the form of current account, saving account, fixed deposit, and then bank can issue paper order. Paper order मतलब check, demand draft. Bank can issue paper order like check or demand draft. Or electronic order, for spot payment. Electronic order for स्पॉट पेमेंट। स्पॉट पेमेंट मतलब जानते हो? इमीडिएट पेमेंट। कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इमीडिएटली? हाँ, एनएफटी है, IRT, हाँ, RTGS है, IMPS है। तो इन सब के थ्रू भी तो कर सकते हो तुम, ये सब भी तो मनी का ट्रांजैक्शन ही हो रहा है। तो स्पॉट पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में किसके थ्रू? NEFT, RTGS, IMPS, इन सब के थ्रू। ठीक है।
अब देखो इसका एडवांटेज क्या होता है, चाहे जहां घर बैठे चाहे जब पैसा ट्रांसफर कर लोगे, है ना। चोरी वोरी होने का भी कोई डर नहीं रहता है। भाई बैंक में तुम्हारा पैसा है तो तुम बिंदास सोते हो ना। घर में रखे रहो भी नींद ना आए, 1 करोड़ रख के सो जाओ किसी दिन घर में तो पूरी रात जागोगे, हैं? कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ ब्लैक मनी होगी तो अलग बात है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ब्लैक मनी पकड़ी जाती है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो जब तुमने पैसा कमाया ही नहीं मेहनत से तो टेंशन कहाँ से होगी। गांधी जी का 7 सीन है, याद है किसी को? नहीं, तुम लोग यार थोड़ा और मेहनत करो अभी बेटा। 7 सीन ऑफ गांधी जी, ये तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखते हो क्या तुम लोग? अभी जस्ट शुरू किए हो ना, इसलिए मजे ले रहे हो। किसी ने सुना है? बस इतना बताओ, 7 सीन ऑफ गांधी जी। सच में नहीं सुने हो? सुने हो? कुछ याद आ रहा है? 1 2 4 5 6 7? हाँ किसी और में ही मैं पूछ रहा हूँ, एथिक्स के सिलेबस में है ये। हाँ नहीं, वो 7 सीन तुम मूवी देख के आए हो लग रहा है, एक मूवी भी है 7 सीन। वो एक मूवी भी है ना, उसमें वो 7 सीन करता है, हॉलीवुड की अच्छी मूवी। गांधी जी का 7 सीन है उसमें, उन्होंने बताया है। एक सीन ये होता है, वेल्थ विदाउट वर्क, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। ये सब सिन है, गांधी जी ने बोला है कि ये सब पाप है, सिन। तो वेल्थ विदाउट वर्क जब रहेगा तो वो सिन है। और पाप करके आदमी कितना बिंदास होता है फिर, जिसका कंसाइंस किल हो चुका होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और कंसाइंस किल करने का तरीका क्या है? उसी पाप को रिपीट करते रहो। जैसे जो लोग क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे मुन्ना भैया टाइप के लोग, गुड्डू पंडित जैसे लोग, हाँ, वो लोग चाहे जैसे, अब पहली बार जब वो गोली मार रहा था तो उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, दूसरी बार में देखो कितना मस्त गोली मारता है। तो कंसाइंस को किल करने का तरीका यही है कि तुम कोई ऑफेंस जो है उसको रिपीटेडली करते रहो। 4 5 बार करोगे तुम्हें वो ऑफेंस लगेगा ही नहीं। तो वेल्थ विदाउट वर्क जो है वो एक सिन है। ढेर सारा पैसा कमा के रख लियो तो तुम्हें कंसाइंस मर चुका है तुम्हारा। ब्लैक मनी है तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी, लेकिन कोई हार्ड अर्न मनी 1 लाख के घर में रख ले तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी, अगले दिन सुबह ले जाके बैंक में रखा है। ठीक है। और क्या फायदा होता है इससे? तुम एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। 109.11 रुपये हुए होंगे तो वो भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो, तुम्हें अराउंड में नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट में यही तो फायदा है। या बैंक से बोल दोगे कि इतना ही ट्रांसफर होना चाहिए तो उतना ही ट्रांसफर होगा। ठीक है ना। और इसको फ्रीज भी कर सकते हो, अगर मान लो चोरी हो गया, तुम्हारा पासबुक चोरी हो गया, या तुम्हारा चेकबुक चोरी हो गया, तुम्हारा एटीएम कार्ड चोरी हो गया, तुम तुरंत फोन लगाते हो, उसके बाद फ्रीज करवा देते हो ना अगर केवाईसी है। तो ये भी इसका फायदा। ठीक है। एंड ओवरऑल इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये इसके सारे इतने एडवांटेज हैं बैंक मनी। ठीक है। और भी सब्जेक्ट तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, अगर तुम लोग 23 में दोगे अटेम्प्ट ना, हाँ, थोड़ा करके पढ़ते रहो। देखो सब लोग तो आईएएस नहीं बन पाओगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आई होप कि कम से कम 2 4 तो बन ही जाओ, और 2 4 ही मेहनत भी करते हैं। बाकी तो कुछ लोग ऐसा रहता है ना कि अच्छा चलो कोचिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं है करने को।
तो करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे यहाँ आके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको कोचिंग करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं है, लेकिन अपना 100% जब दिए रहोगे तो नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैंने दिया। तुम पढ़ोगे नहीं, रोज मुंह उठा के कोचिंग आओगे, फिर मुंह उठा के जाओगे, फिर मुंह उठा के आओगे जाओगे, घर पे पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या होगा। एक और लेटेस्ट आजकल चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी नाम सुना होगा तुम लोगों ने, कई सारे क्रिप्टो करेंसीज का। हाँ, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है। हाँ, और क्या है? हाँ, डॉजी कॉइन है, कई सारे कॉइन्स हैं। ये ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो होती है दैट वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन, एक टेक्नोलॉजी। क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? चलो हम समझा देते हैं। तुम लोगों में से किसी ने एक्सेल शीट यूज किया है? हाँ, किए हो ना। जैसे एक्सेल शीट होता है उसी तरह ये भी होता है। एक्सेल शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट आती है, देखा तो होगा सबने, भले ना यूज किया हो। उसमें ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं ना डेटा एंट्री के लिए, है ना। उसी में तुम डेटा एंट्री करते रहते हो। तो ब्लॉकचेन भी ऐसे होता है, इसमें एक ब्लॉक बने होते हैं ऐसे ढेर सारे। वो ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उसमें तुम डेटा एंट्री करते हो। अब देखो एक्सेल शीट में और ब्लॉकचेन में डिफरेंस क्या है। देखो ब्लॉकचेन में जो है ना, एक बार तुमने डेटा एंट्री कर दिया, भले गलती से ही कर दिया, तो तुम उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। ये इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर तुमने गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसको अनडन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये फैसिलिटी है ना, तुमने कुछ गलत एंट्री किया, तुम गए तुरंत डिलीट मार दी। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है, परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है ब्लॉकचेन। इसीलिए इसके कई सारे और भी यूज हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। ये कहीं पे भी रिकॉर्ड मेंटेन के लिए, ठीक है, डेटा मेंटेन के लिए, बेनिफिशियरी की लिस्ट मेंटेन करने के लिए, इवन इसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो घोस्ट बेनिफिशियरी की प्रॉब्लम है या डेटा रिडेंडेंसी की प्रॉब्लम है, डेटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम है, वो सब ना आए। है ना वहाँ प्रॉब्लम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर। तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। और इसमें क्या होगा, तुम फ्रॉड भी नहीं कर पाओगे फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने ट्रांजैक्शन होते हैं पीयर टू पीयर होते हैं, ठीक है, कोई थर्ड इंटरमीडियरी नहीं होता इसमें, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट जैसे अभी तुम जब आईएमपीएस करते हो, ठीक है, जिसे मान लो ए है और ये बी को आईएमपीएस कर रहा है, तो तुमको क्या लगता है ये पैसा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है? बीच में सर्वर सुना होगा तुमने, कभी कभी डाउन रहता है ना। तो ये बीच, हाँ अक्सर डाउन रहता है, ठीक है। तो ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन नहीं है, ये थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। तुम यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हो, यहाँ आता है, अप्रूव होता है, तब यहाँ आता है।
बना लो, ये सब नहीं समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जनरल ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन। तुम एनएफटी करते हो तो पहले आरबीआई के पास जाता है ना, आरबीआई से उसके बाद फिर थर्ड पार्टी या बैंक के सर्वर के पास जाएगा, डायरेक्ट थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ पे पेयर टू पेयर है, ए बी को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकता है, कोई बीच में नहीं है। और जब ये ट्रांजैक्शन कर रहा होगा ए बी को, तो इस ब्लॉकचेन में जितने लोग होंगे वो उसको मॉनिटर करेंगे, अप्रूवल देंगे पहले, बिना अप्रूवल के वो नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वहां पे हैं, इसमें एंट्री करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग वही होता है, वो एल्गोरिदम होता है, एक प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, करते रहोगे तब जाके तुम्हें कहीं पॉइंट फ्रैक्शन में तुम्हें क्रिप्टो करेंसी मिलेगी कोई। क्योंकि उसका तरीका ये है कि जितना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहां पे यूजर्स हैं वो सब जानते हैं, सबका अप्रूवल होना होता है, हर नोड पे अप्रूवल होता है, और उसमें इंक्रिप्शन यूज होता है। इंक्रिप्शन मतलब समझते हो ना, जैसे कोई भी कम्युनिकेशन तुम करते हो, जैसे मैंने तुमसे बोला तुम यहाँ आओ तो तुम डायरेक्ट समझ गए, अब मैं उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और उसकी एक की हो कि हाँ इस कोड में जो जो चीजें यूज हुई हैं उसका मतलब ये होता है, तभी तुम वो कम्युनिकेशन समझ पाओगे। तो इसमें ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारा ईमेल आईडी है, तुम्हारी ईमेल आईडी हर कोई जानता है ना, लेकिन पासवर्ड कोई जानता है? नहीं जानता है। तो ऐसे इसमें भी रहता है, ठीक है। तो वो पासवर्ड वो तुम्हारा की रहता है, इसको इंक्रिप्शन बोला जाता है। और एक बार तुमने डेटा जब एंटर कर दिया तो तुम डिलीट भी नहीं कर पाओगे, तो डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेसी, ये सब खत्म हो जाएगी, फ्रॉड नहीं कर पाओगे, है ना। अब इसका डिसएडवांटेज भी, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लिखोगे तो उसका डिसएडवांटेज भी यही आता है। मान लो गलती से तुमने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, तो अभी क्या है, वो अनडन हो जाएगा ना, अंडू कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू करोगे तो नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे, इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे ही क्रिप्टो करेंसी चलती है। कई सारी क्रिप्टो करेंसी आजकल मार्केट में है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये तीन चीजें न्यूज में थी उस टाइम पे, 18 या 19 में पूछा था ये क्या है, तो वो क्रिप्टो करेंसी थी सब। क्लियर। और एक चीज और है, इसका क्रिप्टो करेंसी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये बहुत वोलाटाइल है, ये डिसएडवांटेज में लिख सकते हो इसको। एडवांटेज तो ढेर सारे तुमने देख लिए कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल फ्रॉड रोका जा सकता है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन बहुत स्पीडी होगा क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। एक बार डेटा इंटर हो गया है तो वो सेफ रहता है, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसके साथ कोई टेम्परामेंट नहीं हो सकता। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या आता है कि ये बहुत वोलाटाइल है, बहुत फ्लक्चुएटेड है, ठीक है। वोलाटाइल या फ्लक्चुएटेड मतलब इसका जो रेट है, एक्सचेंज रेट, वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। इसीलिए लोग आजकल इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं कि उसी फ्लक्चुएशन से वो लोग पैसा कमा लें। ये इंडिया एक ऐसा देश है ना कि जहां तुम कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। हमने देखा है लोग दिन भर बैठ के ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाते हैं और कोई काम ही नहीं करते दिन भर। तो किसी इस स्टॉक में पैसा लगाएं, किसी उस स्टॉक में पैसा लगाएं, उनको कुछ पता भी नहीं रहता है, बस पैसा लगाए रहते हैं। घर वाले पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, तो पता चला वो ड्रीम इलेवन में लगा दिए। तो यही होता है ना, जब आपके पास
हाई प्रोडक्टिविटी जॉब नहीं होगा तो आप लो प्रोडक्टिविटी जॉब में इन्वॉल्व रहोगे, यही सब काम करोगे। अरे अब करने को कोई काम नहीं है तो क्या करोगे, मोबाइल लेके लेटे हुए हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो दिन भर यूट्यूब में पढ़ते हैं। हम तो ये नहीं समझ पा रहे वो पढ़ते कैसे। तुम लोग भी तो नहीं हो ऐसे यूट्यूबर वाले पढ़ाई? हाँ, यूट्यूब से तुम्हें डाउट क्लियर करने के लिए है, यूट्यूब से पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जाके सर्च कर लो, देख लो। मैंने देखा है दिन भर मोबाइल लेके पैर दोनों अपना टेबल पे रख देंगे, तकिया लगा के पड़े रहेंगे, ऐसे देखते रहते। नहीं, हम लोग के साथ तैयारी करने वाले भी कुछ बच्चे थे। हालांकि उस टाइम नेट वेट थोड़ा महंगा था तो कम देखते थे जब हम लोग तैयारी करते थे तब, लेकिन वाईफाई लगवा लो तो सस्ता हो जाता था उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है? तुमसे कुछ पूछ लो तुम बता ही नहीं पाओगे। किसमें? इसकी फेस वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं। वो सारी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती, वर्चुअल है ना ये। हाँ, ऑनलाइन कैसे ट्रांजेक्शन करते हो तुम? नहीं, फेस वैल्यू तो होती है। तो एक बिटकॉइन लिखा है तो एक बिटकॉइन हो गया उसका फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कोई होती है, तो वर्चुअल करेंसी है ना। वर्चुअल मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी होगी। नॉन टेंजिबल है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं इसको इसीलिए। क्या हुआ? हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो। हम बोल रहे हैं ये वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल चीज की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी बताओ? ये तो बस ऑनलाइन है। हाँ, तुम्हारा जो लैपटॉप है उसकी वैल्यू है, वो ले जाके बेच दो, अलग बात है। फेस वैल्यू ही रहती है ना, 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन, इसका यूनिट रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी होगी ना जो कोई चीज एग्जिस्ट करे, तब तो उसकी कोई वैल्यू बताओगे। कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वर्चुअल है, उसकी क्या वैल्यू होगी? ये रियल में थोड़ी होता है, ये तो ऑनलाइन के थ्रू है सब कुछ, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? हाँ, वही तो एल्गोरिदम होता है इसका। ठीक है, और उसी में चेंज होता रहता है। जितना ज्यादा डिमांड सप्लाई और प्लस एल्गोरिदम, जो इसका एल्गो होता है, जितना माइनिंग तुम कर लोगे उसी के हिसाब से वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है, इसका खुद का वैल्यू नहीं होगा। वर्चुअल करेंसी है तो खुद की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ। इसका देखो, एक मतलब फाउंडर कौन है वो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं सतोशी नाम का एक फाउंड जापानीज यूजर था, उसी ने इसको फाउंड किया। तो इसका यूनिट भी सतोशी लिखा जाता है। तो वो सब कोई एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए जान लो, अलग बात। ये उस दिन जब मैं फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा रहा था तो कुछ बच गया था क्या उसमें से? देखो, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाया था ना मैंने एक दिन। हाँ, जब ट्रायल क्लास हो रही थी उस टाइम पढ़ाया था ना मैंने। तो मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये सब पढ़ाया था, तो कुछ बचा था उसमें से ना। देख लो क्या बचा था, उसको आज खत्म कर दें।
देखो, नहीं अभी। कितना हो गया था? ट्रेजरी बिल बता दिया था मैंने, कैश मैनेजमेंट बिल बता दिया था। हाँ, देख लो यार कितने लोग थे मतलब देखोगे भी नहीं। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेजरी बिल बता दिया था ना। हाँ, कॉमर्शियल पेपर बता दिया था। कॉमर्शियल पेपर या प्रॉमिसरी नोट? नहीं, लिख लो कॉमर्शियल पेपर या प्रॉमिसरी नोट। देखो सबका वर्किंग एक है, कौन इशू करता है वही डिफरेंस है बस। तो कौन इशू करता है वो लिख लो, वर्किंग जैसे ट्रेजरी बिल का है वैसे सबका वर्किंग। ठीक है, जैसे कॉमर्शियल बिल मैंने बताया था, कॉमर्शियल बिल या प्रॉमिसरी नोट नहीं बताया था, उसको लिख लो कॉमर्शियल बिल या प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो कंपनी इशू करती है। कॉमर्शियल बिल एंड प्रॉमिसरी नोट ये कंपनी इशू करती है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो बैंक या जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं वो इशू करते हैं। ये बताया होगा मैंने। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो इशू करते हैं। फिर कैश मैनेजमेंट बिल होता है, कैश मैनेजमेंट बिल ये 19 डेज तक का होता है कैश मैनेजमेंट बिल। 14 डेज 90 डेज तक का होता है, 14 डेज से लेके 19 डेज तक का। 90 ये गवर्नमेंट इशू करती है कैश मैनेजमेंट बिल। फिर एक तुम्हारा होता है कॉमर्शियल बिल, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इसका वर्किंग सबका ट्रेजरी बिल जैसा है, बस कौन इशू करता है वो डिफरेंट है। ट्रेजरी बिल समझा दिया था ना मैंने। हाँ, चलो फिर कॉमर्शियल बिल लिख लो। कॉमर्शियल बिल जो है मर्चेंट टू बैंक, जो मर्चेंट होते हैं वो बैंक को इशू करते हैं। कॉमर्शियल बिल इज इशूड बाय द मर्चेंट टू बैंक। और फिर मैंने वेज एंड मीन्स एडवांसेस बताया था डब्ल्यू में। वेज एंड मीन्स एडवांसेस ये बताया था, ये न्यूज में भी है, अगर नहीं बताया हो तो बताओ, देख लो कॉपी में। नहीं, देखो अभी जब कोविड हुआ है ना तो सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी क्या बोलते हैं ट्रेजरी वो खाली हुई है ना, सबको पता है। तो जब भी कभी एक्सपेंडिचर में और रिसिप्ट में मिसमैच होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में और गवर्नमेंट के रिसिप्ट में जब भी मिसमैच होता है तो गवर्नमेंट टेम्पोररी पीरियड के लिए, ये टेम्पोररी है, परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। ये सब जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये सब कैपिटल मार्केट की हैं कि मनी मार्केट की हैं, जो अभी मैंने बताया है तुम्हें। हाँ, मनी मार्केट मतलब क्या होगा कि लेस देन 1 ईयर पीरियड के लिए सब रहता है ये। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होता है ये भी टेम्पोररी तरीका है। इट इज ए टेम्पोररी मीन्स, किस लिए? फॉर द मिसमैच बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में कुछ मिसमैच होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट डब्ल्यूएमए इशू करती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसके थ्रू पैसा रेज करती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसको लिख लो, ठीक है। इट इज टेम्पोररी टूल फॉर द गवर्नमेंट इन केस ऑफ मिसमैच इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, एंड इट इज डन बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज डन बाय द आरबीआई, इट इज डन बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या पूछ रहे हो बताओ? इट इज अ टेम्पोररी टूल used by the government in case of mismatch in receipt and expenditure.
इन केस ऑफ मिसमैच बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीविंग कम है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उस केस में होता है। एंड इट इज डन बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और एक चीज इसकी और इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट काउंट करते टाइम नहीं काउंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो। जैसे हम लोग ने पीछे देखा था ना एक ओएमओ और एमएसएस में डिफरेंस, कल बताया था। तो एमएसएस के थ्रू जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, वो जो गवर्नमेंट पैसा रेज करती है, वो क्या गवर्नमेंट की बोरोइंग का पार्ट होता है? नहीं होता, अभी कल बताया मैंने। ओएमओ के थ्रू जो होगा वो गवर्नमेंट की बोरोइंग का पार्ट है, लेकिन एमएसएस के थ्रू नहीं। ऐसे ये भी है, ये टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है, इसको फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करते, ये लिख लो। WMA इज नॉट काउंटेड इन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट हम लोग काउंट करते हैं ना, कि कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है। तो यहां से गवर्नमेंट जो पैसे रेज करती है वो गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है। क्लियर? बाकी कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब बता दिया था मैंने ना, देखो। हाँ, बता दिया था। एक बार मुझे फिर से बता दो कि मैंने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या बता दिया है टोटल। कोई एक लोग बोल दो जो लिखे हो। बताओ। नहीं लिखे हो? नहीं आए थे क्या? कोई था जो फर्स्ट क्लास से हो? बोलो। हाँ, मनी मार्केट। चलो शाबाश, और बताओ। हाँ, कैपिटल छोड़ दो, फिर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए होंगे ना, जैसे ट्रेजरी बिल बताया था, और क्या बताया था? हाँ, क्या क्या था? हम्म, ठीक है, कवर हो गया सब। WMA बचा था, WMA मैंने बता दिया है, ठीक है। और रेपो कल बताया था, वही सेम रेपो है यहाँ पे। शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना रेपो, की लॉन्ग पीरियड के लिए होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो रेपो जो होता है, रीपरचेज, जो वहां पे लिखा है रीपरचेज एग्रीमेंट, उसी को रेपो रेट जो तुम बोलते हो वही है। कल या परसों बताया था ना रेपो रेट, तो उसमें रीपरचेज एग्रीमेंट यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म है ना, ये 1 साल से कम के लिए पैसा आरबीआई देती है क्लाइंट्स को, या क्लाइंट्स देते हैं आरबीआई को रेपो में। हम्म, बताओ। तुम लोग थे उस दिन क्लास में? कौन देता है रेपो रेट में? आरबीआई क्लाइंट को पैसा देती है, क्लाइंट आरबीआई को पैसा देता है? बोलो। हाँ, आरबीआई। अच्छा, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, रेपो रेट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? अच्छा, मैंने एक ट्रिक बताया था कि रट लो कि सब बढ़ाएंगे, वही वाले से बता रहे हो कि समझ में आया है? हाँ, मुझे लगा कि बस ट्रिक पकड़ लियो कि हाँ बढ़ाएंगे, सब में तो बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो कैपिटल मार्केट वाले में मैंने क्या क्या बताया था वो भी बताओ। चलो मैं खुद बोल देता हूँ, ये चीजें बताए हैं कि नहीं हम? ठीक है, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बता दिया है, ठीक है। बॉन्ड बताया है। बॉन्ड में देखो दो चीजें और देख लो, वो भी जरूरी है। एक म्यूनिसिपल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग मुनी बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, फिक्स रिटर्न होता है, या कैसे पैसा कमाते हैं बॉन्ड में, बताओ। हाँ, देखो बॉन्ड हुआ, और ये शेयर और इक्विटी,
देखो बॉन्ड या डिबेंचर होता है ना, तो तुम्हें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिटर्न में मिलेगा। जैसे 100 रुपए का बॉन्ड खरीदोगे तो मान लो उस पर लिखा है कि 10% एक साल बाद मिलेगा, तो तुम फिक्स है कि तुम्हें 110 रुपए एक साल बाद मिलना ही मिलना है। कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है बॉन्ड या डिबेंचर, दोनों एक ही चीज है। जब गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको बॉन्ड बोलते हैं, और जब प्राइवेट कंपनी इशू करती है तो उसको डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है। या यूएसए में जब तुम जाओगे तो यूएसए गवर्नमेंट भी इशू करती है तो डिबेंचर ही बोलती है, लेकिन यूके गवर्नमेंट जब इशू करती है तो उसको बॉन्ड बोलती है। तो ये भी डिफरेंस है, दोनों का वर्किंग जो है वो सेम है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज तुम्हें रिटर्न में मिलेगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है। शेयर या इक्विटी में क्या होता है, शेयर या इक्विटी में तुम प्रॉफिट या लॉस में शेयर पाओगे। प्रॉफिट या लॉस में जो भी होगा वो तुम्हारा भी वैसे होगा। जैसे मान लो तुम्हें 5% की इक्विटी दे दी है किसी ने, ठीक है, 5% की इक्विटी या शेयर दे दिया है। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो तुम्हें भी 5% प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से 5% तुम्हें मिलेगा। और अगर उसको लॉस हो रहा है तो जितना लॉस हुआ है परसेंटेज के हिसाब से वो लॉस तुम्हारे पास भी आएगा। ठीक है। अब देखो बॉन्ड में क्या होता है, मैंने बताया था तुम लोग को कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज या बॉन्ड भी होते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटी या बॉन्ड मतलब जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या बॉन्ड होती हैं जो बहुत रिलायबल होती है, तो उसमें तुम्हें रिटर्न तो कम मिलेगा लेकिन श्योरिटी ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा। फिर जंक बॉन्ड होता है, जंक बॉन्ड में क्या होगा, ढेर सारा तुम्हें रिटर्न मिलेगा लेकिन रिटर्न मिलेगा कि नहीं इसकी श्योरिटी नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि तुम्हारा दोस्त है तुमसे पहले से उधार खाए हुए बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब 5,000 पहले की उधारी है तुम्हारी उस पे, मतलब उसकी तुम पे, तुमसे लिए बैठा हुआ, फिर से बोल रहा है अरे भाई इस बार दो 5,000 और तुम्हें 1 महीने बाद हम 10,000 दे देंगे, दोगे उसको फिर? तो वही जंक बॉन्ड है कि पहले से उसका क्रेडिट वर्दीनेस सही नहीं है, पहले के लोन डिफॉल्ट कर चुका है और फिर से नए वो लेके आ रहा है कि इस बार इतना पैसा दो इतना वापस कर देंगे, इतना इंटरेस्ट दे देंगे, तो उसको जंक बॉन्ड बोलते हैं। और ये सब कैसे होता है उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे कि S&P मूडी ये सब नाम सुना है किसी ने? इकरा नाम सुना है? ये S&P मूडी इकरा ये सब नाम सुना है किसी ने? हाँ, नहीं सुना हो तो लिख लो। S&P मूडी इकरा ये सब जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये लोग क्या करते हैं, बताती हैं कंपनीज की या गवर्नमेंट की जो ट्रस्ट वर्दीनेस है कि वो रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे कई नाम मिलेंगे, फिच भी है इसी में एक, ठीक है। तो ये सब तुम लोग नाम देखते होगे अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे कि इसने रेटिंग डाउन कर दी रेटिंग अप कर दी, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ो, क्योंकि इससे फिर इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। तो ये सब नाम लिख लो, फिच, S&P मूडी इकरा ICRA इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सब ये तीनों फॉरेनर है, ठीक है। फिच S&P मूडी जो है ये फॉरेन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, इकरा जो है वो इंडियन है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो कोई भी कंट्री होती है कंपनी होती है उसकी बॉन्ड को स्टडी करते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, वहां पे और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, फिर एक क्रेडिट रेटिंग करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इतनी है, ठीक है। अभी जैसे अगर इन्होंने रेटिंग कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जो है वो C माइनस 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 में है, तो फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा, कोई हमारे यहाँ पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा ना, चाहे जितना गवर्नमेंट अच्छा ऑफर दे। तो ये लोग यही काम करते हैं।
तो जब ये लोग रेटिंग बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं तो उसको जंक बॉन्ड बोला जाता है, कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करो एट योर ओन रिस्क, वापस आएगा कि नहीं आएगा ये तुम जानो, इसका क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। जैसे बैंक का सिबिल स्कोर होता है ना इंडिविजुअल पर्सन का, जानते होगे तुम लोग, बैंक वाले सिबिल स्कोर प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे प्रीवियस हिस्ट्री पे। ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट्स के लिए प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है? अब देखो बॉन्ड में और भी चीजें होती हैं। बॉन्ड में एक होता है म्यूनी बॉन्ड या म्यूनिसिपल बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। अब देखो वर्किंग वही है इसका। ये जब तुम अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ोगे पॉलिटी में तो वहां पे एक प्रॉब्लम ये होती है, 3F की प्रॉब्लम है। अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब पढ़ोगे ना पॉलिटी में, वो भी सिलेबस में है तुम्हारे। और GS2 में मेंस में आता है वो कि अर्बन लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें मेनली 3F लिखा जाता है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज की प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ साइड में ऐसे बना लो अगर चाहो तो, कि अर्बन लोकल बॉडीज की 3 प्रॉब्लम है मेन। पहला क्या है, फंड नहीं है उनके पास। दूसरा, उनको फंक्शन डिवॉल्व नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसको डिवॉल्व करने को बोला गया था। तीसरा क्या है, उनके पास फंक्शनरीज या मैन पावर नहीं है काम करने के लिए। तो ये 3 प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 3 मेन है, 3F बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या है, इनके पास फंड की भी प्रॉब्लम है। तो वो फंड की प्रॉब्लम कैसे खत्म हो, या तो गवर्नमेंट उनको पैसे दे दे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के भी तो एक्सपेंडिचर है, तो कहां से उतना पैसा सारे यूएलबीज को दे पाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज को। तो एक प्रोविजन लाया गया म्यूनिसिपल बॉन्ड, कि अर्बन लोकल बॉडीज जो होंगी या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करेंगे। ठीक है, वो लोग खरीदेंगे तो उससे उनको पैसा मिलेगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा मिलेगा। क्लियर? उस पैसे से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम करेंगे, फिर जो रेवेन्यू होगा वो वापस कर देंगे। यही है म्यूनिसिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। सेम कंपनी वाले बॉन्ड की तरह ही है, बट क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करता है इसीलिए इसका नाम है म्यूनी बॉन्ड। अभी गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया है, इसलिए न्यूज में। ठीक है, लखनऊ वाले ने तो म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है और गाजियाबाद ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। मतलब वो जो पैसा वहां से रेज होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए उसको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है और गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। तो ये तुम्हारा करंट का भी न्यूज है, यूपी स्पेशल में भी आता है इसे। वर्किंग सेम है। ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होगा कि वहां से जो पैसा रेज होगा वो गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, वहां से पैसा कमाएगा, फिर उसके बाद पैसा वापस कर देगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड है तो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है। क्लियर? एक होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये सब समझ लो क्योंकि ये इकोनॉमी में क्या होता है ना, जो न्यूज में रहता है वही चीजें आती हैं। हम तुम्हें बॉन्ड वो पढ़ा के चले जाएंगे, पता चला वो ग्रीन बॉन्ड कौन इशू कर रहा है वो पूछते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देख लो क्या होता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, कल मैंने रियल और नॉमिनल का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है किसी को? अगर इकोनॉमी में कहीं रियल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है बेटा, कल आए थे? क्या होता है? हाँ, माइनस। हाँ देखो रिवाइज कर लिया करो ना यार। देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको लेके क्यों आया गया, मैंने कल तुम लोगों को बताया ना कि जैसे बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड मान लो इस पे लिखा हुआ है, ये एक बॉन्ड है, इस पे लिखा हुआ है कि 100 रुपए का बॉन्ड है और 10% इस पे हम लोग इंटरेस्ट रेट देंगे आफ्टर 1 ईयर।
ये है, तो 1 साल बाद तुम्हें 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो कितना मिलेगा? हाँ यार, ये भी नहीं समझ में आता है। मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये का बॉन्ड है, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट है और 1 साल मेच्योरिटी पीरियड है। हाँ, तो 110 रुपये तुम्हें मिल गया, ठीक है, क्योंकि 10% इसका पर एनम इंटरेस्ट रेट है। तो 1 साल बाद 110 रुपये मिला ना तुम्हें, तो तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया बॉन्ड खरीदने के लिए, और फिर 1 साल बाद जब तुम वो बॉन्ड सेल करोगे तो तुम्हें 110 रुपये मिल जाएंगे। तो अच्छा है ना। लेकिन अब तुम सोचो कि इन्फ्लेशन जो है 20% हो गया है, तब तुम्हें एक्चुअल में, रियल में तुम्हें कितना मिला? तुम्हारा तो 10 रुपये का नुकसान ही हो गया ना। ऐसे समझ लो कि जब तुमने पैसा इन्वेस्ट किया था तो सेब 100 रुपये किलो था। तुमने सोचा कि 110 रुपया हो जाएगा अगले साल, ठीक है, तो 110 रुपये का सेब खरीदेंगे तो 1 किलो से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब तुम्हें 110 रुपये वापस मिला सेब लेने के, तो 120 रुपये किलो मिल रहा है। तो तुम तो 1 किलो भी ना खरीद पाए, तो पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फायदा? हाँ, समझ में आ रहा है? तुम तो 1 किलो भी नहीं खरीद पाए ना, तो फिर 1 साल तक तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब? इसीलिए लाया गया इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, जैसे जो इंटरेस्ट रेट है उसी में इन्फ्लेशन रेट को ऐड करके पैसा देंगे। जैसे मैंने बोला कि 120 रुपये हो गया, 20% हो गया इन्फ्लेशन, तो अब तुम्हें क्या करेंगे, वो 20 रुपये जोड़ के देंगे ताकि तुम्हारा फायदा हो, तुम लॉस में ना जाओ। इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, कि मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी उसके इंटरेस्ट रेट में ऐड किया हुआ है, तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा ना। जैसे मान लो तुम्हें 110 रुपये मिलने थे, अब इन्फ्लेशन भी उसमें मान लो 10% था, तो 10% और ऐड कर दो। और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें, नहीं तो लोग पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे ना, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? नहीं समझ आ रहा है भाई, तुम पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे जब तुम्हारा लॉस ही हो रहा है? तो इन्फ्लेशन की वजह से, तो पैसा जब नहीं इन्वेस्ट करोगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? समझ में आया इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का कॉन्सेप्ट? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा इस पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके तुम्हें पैसा दिया जाए, तो यू विल गेट रिटर्न विद द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। क्लियर हो गया? बोलो, लिख लो इसको कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या करते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इंटरेस्ट वापस करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो भी लिख लेना, नहीं तो फिर इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, लोग ले जाके गोल्ड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, गवर्नमेंट हैं, वो सब रन कैसे होंगी? तो ये पैटर्न लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, उसके लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लेके आया गया कि हाँ भाई अब तुम इसमें इन्वेस्ट करो, अभी भी इसमें प्रॉफिट है, क्योंकि अब जो इन्फ्लेशन की वजह से तुम डरते थे कि यार हमारा तो लॉस हो जाएगा, वो हम लोग कंपनसेट करेंगे, इन्फ्लेशन रेट उसमें एडजस्ट करके देंगे, ठीक है। गिल्टेज सिक्योरिटी मैंने बता दिया था ना, जंग बॉन्ड भी बता दिया मैंने। हाँ, एक चीज और समझ लो, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत डिफिकल्ट भी है समझना, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है, तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर ले लिया सबने? हाँ, कोई लेके आया है? नहीं लगाते नहीं हो, लेके आओ तब तो हम लगवाएंगे यार। फायदा क्या होगा बताओ, इससे पढ़ाते रहने का, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा। ले लो बेटा सब लोग। हाँ,
लेना तो वैसे भी पड़ेगा अगर तुम्हें सच में तैयारी करनी है तो। प्रीवियस ईयर्स का, यूपीएससी का और पीसीएस का पेपर तो ले लो कम से कम। लेके आओ क्लास में तो हम बोल देंगे ये क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर बताओ। फिर नहीं कर पाओगे तो समझाएंगे ना। अभी तो मुझे आइडिया भी नहीं लग रहा है कि तुम लोग कर भी पाओगे कि नहीं। तो कम से कम जो लोग सीरियस हो वो लोग तो ले आओ। और लेके खरीद लियो तो यहाँ ले आया करो। ठीक है, कल से ले आना। कल नहीं, अब तो मंडे को क्लास होगी ना, तो मंडे से लेके आना प्रीवियस ईयर्स पेपर। ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड प्राइस में समझाने जा रहा हूँ रिलेशन। यील्ड का मतलब बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? बॉन्ड यील्ड का मतलब ये हुआ, जैसे ये तुम्हारा बॉन्ड है 100 रुपये का और 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर मेच्योरिटी पीरियड है। तो आफ्टर 1 ईयर इसका बॉन्ड यील्ड कितना होगा? 10 रुपये हो गया ना। ये होता है बॉन्ड यील्ड, मतलब उस बॉन्ड से तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। बना लो इसको। जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है और 10% पर एनम उसका इंटरेस्ट रेट है और 1 ईयर मेच्योरिटी पीरियड है। तो आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा बॉन्ड यील्ड? 10 रुपये तुम्हें मिलेगा ना प्रॉफिट। तो इसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में क्या डिफरेंस है? तो इनवर्स रिलेशन, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में ये वाला रिलेशन इनवर्स। मतलब क्या होता है इसका कि जब बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। ये तो रट लो पहले जिसको नहीं समझ में आता है, बाकी हम समझा रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है तो वो लोग रट लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। अब देखो, मैंने बताया कि बॉन्ड प्राइस जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे उसका बॉन्ड यील्ड बढ़ता जाता है। ये इसका रिलेशन है। अब कैसे रिलेशन है समझ लो। यहाँ पे देखो अभी कितना था बॉन्ड प्राइस? 100 रुपये था ना। बॉन्ड प्राइस अभी 100 रुपये है यहाँ पे। अब सपोज किसी ने बॉन्ड परचेज कर रखा है 100 रुपये का, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन जब उसने बॉन्ड परचेज किया है उसके बाद उसको लग रहा है कि यार इस पे तो 100 रुपये भी नहीं आ पाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो सोमालिया का बॉन्ड रहा हो, जोश जोश में आके खरीद लिया उसने, फिर उसको लगे कि यार अब तो मेरा 100 रुपये भी डूब जाएगा। या जिस कंट्री का खरीदा हो वहां पे सिविल वार स्टार्ट हो, जैसे रशिया यूक्रेन वाला पकड़ लो। रशिया का मान लो किसी ने बॉन्ड लिया हो या यूक्रेन का, तो अब तो उतना भी नहीं मिलेगा ना जितने में बॉन्ड लिया है। तो वो क्या करेगा, जैसे बॉन्ड प्राइस 100 है, इस बॉन्ड प्राइस को वो 90 रुपये कर देगा और सेल करके निकल लेगा। बोलेगा कि हमारे पास 100 रुपये वाला बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस वाला एक बॉन्ड है, हम उसको सेल कर रहे हैं 90 रुपीज में। ठीक है, तो अब बॉन्ड प्राइस कितना हो गया? 90 रुपीज। लेकिन अभी भी जब उसको 1 साल बाद वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा? हाँ, 110 मिलेगा ना, पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब बॉन्ड यील्ड कितना हो गया उसके लिए? 20 रुपये हो गया ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा बॉन्ड प्राइस कम होता जाएगा और बॉन्ड यील्ड बढ़ता जाएगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 10 रुपये ही बॉन्ड यील्ड था, लेकिन जब तुम यहाँ पे बॉन्ड प्राइस 90 हुआ, अब तुम यहाँ पे सेल करोगे तो बॉन्ड यील्ड कितना हो गया तुम्हारा? 20 रुपीज हो गया।
बढ़ गया ना। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं कि बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन होता रहता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ता रहता है। जैसे मान लो कि तुमने किसी गवर्नमेंट का ही बॉन्ड ले रखा हो, लेकिन फिर पता चला कि प्राइवेट सेक्टर तो वहां पे ज्यादा अच्छे से रिटर्न दे रहा है, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम बॉन्ड प्राइस कम करके उसको बेच दोगे, है ना। जैसे मान लो तुमने गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लिया, फिर तुम्हें पता चला यार कि गवर्नमेंट तो 5% दे रही है, रिलायंस वाले 20% दे रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? 100 रुपये वाला बॉन्ड फिर 90 में बेच के भागोगे ना। तो बॉन्ड प्राइस कम होगी, लेकिन बॉन्ड यील्ड तो बढ़ेगा ही ना, वो तो 110 ही मिलेगा तुम। समझ में आ गया? तो या तो इसको रट लो या तो ऐसे बना के समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल बना लो कॉपी में ताकि याद रहे तुम्हें, ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो बताओ, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो रट लो कि बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। जैसे हम लोग के प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाता था, मास्टर जी आते थे, पहाड़ा दे देते थे, हम लोग रट के चल देते थे। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी में बूम है मान लो, उस टाइम पे क्या होगा बताओ? इकोनॉमी में अगर बूम है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस लिख लो, तुम लोग मुझे बताओ। अगर इकोनॉमी में बूम है, इकोनॉमी बूम पे है, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? पहले ये बता दो। इकोनॉमी बूम पे है, मतलब इकोनॉमी का अच्छा वाला पीरियड चल रहा है, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में? हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिटर्न बहुत कम मिलता है बेटा, तो कम रिटर्न में थोड़ी, इकोनॉमी भी बूम पे है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आदमी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वहां से पैसा ज्यादा आएगा। तो नेचुरल टेंडेंसी है ना कि जहां से पैसा ज्यादा आएगा और सेफ रहेगा तुम वहीं इन्वेस्ट करोगे। जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है या स्लो डाउन होता है तब फिर लोग गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि तब डर रहता है कि प्राइवेट सेक्टर खुद ही डूब रहा है तो तुम्हें क्या रिटर्न देगा। ठीक है, तो वहीं पे गवर्नमेंट का रोल होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल स्टिमुलस करती है। देखो ये टर्म सुने हो, फिस्कल स्टिमुलस? नहीं, चलो हम बता देते हैं। तुम लोग पुराने पेपर्स भी लगाओ यार, वहां पे भी ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और मेंस में तुम लोग लिख ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें टर्म्स नहीं आएंगे इकोनॉमी के। भाई कोविड से रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो जो लड़का जानता होगा वो फिजिकल स्टिमुलस लिख देगा, तो मेंस में भी तो नहीं लिख पाओगे अगर तुम नहीं जानोगे तो। देखो दो टर्म होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन और फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलेट करने का मतलब जानते हो ना क्या होता है? स्टिमुलेशन का मतलब तो जानते होगे, हाँ? क्या होता है स्टिमुलेशन का मतलब? किसी भी जनरल मीनिंग ऑफ स्टिमुलेशन तो जानते हो ना कि स्टिमुलेशन का क्या मतलब होता है, बताओ। हाँ, हाँ, इनहेंस करना। और तुम लोग सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो ना? सब लोग, कोई हिंदी वाला तो नहीं है? हाँ, सबकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है और स्टिमुलेशन का मीनिंग नहीं बता पा रहे हो? हाँ, चलो, इनहेंस करना बताया उसने, सिर्फ इनहेंस करना होता है स्टिमुलेट का मतलब। हाँ,
हाँ, ट्रिगर करना ये भी होता है। ठीक है, देखो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी जो स्लो चल रही है उसमें स्टिमुलेशन लाना, तेजी लाना, इनहेंस करना, उसको ट्रिगर करना, बढ़ा देना उसको। ठीक है, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो प्राइवेट सेक्टर के पास वैसे भी नहीं पैसा रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है ताकि डिमांड क्रिएट हो। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट होगा, तो प्राइवेट सेक्टर फिर प्रोडक्ट सेल करके बेचेगा, है ना, फिर उसका प्रॉफिट होगा, फिर उसके एम्प्लॉयज का प्रॉफिट होगा, फिर वो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। तो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इनहेंस करेगी। ठीक है, टू रिवाइव द इकोनॉमी, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और फिस्कल कंसोलिडेशन में इसका उल्टा होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट विल रेशनलाइज इट्स एक्सपेंडिचर, मतलब जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसको कम कर लेगी। ये क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, टू रेशनलाइज योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाएगी कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको कम हो, तो उसको बोला जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन। हाँ, फिस्कल स्टिमुलेशन में आएगा। फिस्कल स्टिमुलेशन में हर वो चीज आएगी जिससे इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प मिले। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, बढ़ाती है, वो भी आएगा। इंटरेस्ट रेट कम करवा देती है, ठीक है, वो भी आएगा। किसी हिसाब से इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है तुम्हें कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है वो रिवाइव हो जाए, तो उसको फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत वाला पैकेज दिया ना गवर्नमेंट ने, वो क्या है, वो भी फिस्कल स्टिमुलस ही है ना। गवर्नमेंट ना पैकेज देती एमएसएमई को, स्ट्रीट वेंडर्स को, फार्मर्स को, सब सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने पैकेज दिया ना कि वो सेक्टर रिवाइव हो जाए, तो वो फिस्कल स्टिमुलस है। ठीक है, चलो फिर परसों मिलते हैं मंडे को।